नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। हम मौजूद है जींद के जुलाना में, और जुलाना प्रसिद्ध एक कस्बा पड़ता है, विधानसभा क्षेत्र है। जींद और जुलाना राजनीति का गढ़ है, लेकिन आज हम राजनीति की बातचीत नहीं करेंगे। अमनदीप मलिक हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। युवा नौजवान हैं, जोश से भरे हुए हैं, और ये जज लगे हैं पहले ही प्रयास में। मैं सलूट करता हूँ अमनदीप मलिक को, क्योंकि जज लगना आईएएस आईपीएस बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। और आज हम आईएएस आईपीएस के अलावा जज से भी बातचीत करेंगे। ये जो रास्ता बड़ा कठिन रहा है मलिक साहब का, काटो भरा ताज। मैं फिर कहता हूँ, बहुत रातें जागना पड़ता है, बड़ा कठिन परिश्रम करना पड़ता है, बहुत रातें भूखा रहना पड़ता है, ऊपर से डिप्रेशन होंगे या नहीं होंगे, बड़ा लंबा पीरियड होता है बच्चों का। और आप सोच रहे होंगे कि हलवे की प्लेट है, थाली में आ गया और गपा गप खा लिया। ऐसा नहीं है। अगर इस फील्ड में आना है तो बहुत पैशन रखना पड़ेगा। और अमनदीप से बातचीत करेंगे। अमनदीप, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। अमनदीप, सबसे पहले जानना चाहेंगे, ये जो आपका गांव है जुलाना के अंदर, ये कौन सा गांव आता है? ये गतौली गांव है, ये जुलाना तहसील के अंदर। आप गतौली में कितने रहे? गतौली में मैं रहा हूँ। मैंने शुरुआती अपनी जो एकदम नर्सरी या यूकेजी एलकेजी की शिक्षा होती है वहीं गांव के सरकारी स्कूल से करी थी। उसके बाद फिर मैं अपने पापा के साथ चला गया था जहाँ पे इनका ट्रांसफ़र हुआ था। फिर उसके बाद से मेरी शिक्षा लगभग भारी हुई है। हर जगह जहाँ जहाँ पिताजी का ट्रांसफ़र होता था वहाँ मेरा स्कूल में एडमिशन होता था। केंद्रीय विद्यालय से जनरली मैंने अपनी शिक्षा पूरी करी है अपनी KRP बार। तो जहाँ पिताजी जॉब? हाँ जी, मैं पिताजी मेरे ITBP में है, पैरामिलिट्री फोर्स में। तो उनकी पोस्टिंग होती रहती थी पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो जहाँ जहाँ होती रहती थी वहाँ से मैंने अपनी शिक्षा पूरी करी है। तो कोई एक स्कूल नहीं है मेरा, मतलब जिसमें मैंने पर्टिकुलरली जहाँ से अपनी शिक्षा स्कूल की पूरी करी हो। तो कभी ये स्कूल बदला, फिर पिताजी इधर चले गए, उधर स्कूल बदला, कभी दिक्कत भी आई ऐसे पढ़ाई में? नहीं, ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं आती थी, क्योंकि ऑलमोस्ट मतलब केंद्रीय विद्यालय टू केंद्रीय विद्यालय ही जाता था मैं। तो वो मुझे एकस्टम्ड था पहले से ही कि मतलब कि किस तरीके से पढ़ाई होती है स्कूल में, किस तरीके से टीचर्स पढ़ाते हैं, क्या सिलेबस है, कैसे रहता है चीज़ों का। तो उस चीज़ को लेके मुझे कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं रही कभी भी। अमनदीप, कितनी एज हो? जी, मैं 24 साल का हूँ अभी। ये पूरी पढ़ाई कहाँ तक आपने किया? मैंने अपनी 12वीं क्लास की शिक्षा पूरी करने के बाद क्लेट का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरे को NLU विशाखापट्टनम में एडमिशन मिला था 2019 में। 2024 में मैंने वहाँ से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, और उसके बाद से मैं अपनी जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहा था यहीं दिल्ली में। तो उसके बाद से फिर मैंने ये एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया, और फिर अभी 2026 में अभी रिज़ल्ट आया उसका, तो इसमें मेरा सिलेक्शन हो गया गुजरात जुडिशल सर्विसेज में। अमनदीप, अब आपने कहा क्लेट का एग्ज़ाम दिया, हम सिलेक्शन हो गया, फिर दिल्ली के अंदर आपने 2024 में, तो क्या मतलब क्या ग्रेजुएशन क्या होनी चाहिए जज बनने के लिए, और कितना पैसा रखना पड़ता है जज बनने के लिए? और ये जो एग्ज़ाम दिया है, ये जो फॉर्म निकलते हैं फिलअप किया आपने, कौन सी डेट को, कैसे बच्चे फॉर्म जैसे देखेंगे? देखिए, ये अगर आपको जुडिशल सर्विसेज का एग्ज़ाम निकालना है तो ये सिर्फ इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आपने ग्रेजुएशन के बाद कितनी प्रिपरेशन करी है, क्योंकि एट द एंड आपको पढ़ाई लॉ की ही करनी है। और जिसमें सबसे बेसिक एलिजिबिलिटी जो है वो ये है कि आपके पास लॉ की डिग्री होनी चाहिए। तो आपने जो 5 साल कॉलेज में पढ़ा है लॉ का जो भी आपने सीखा है वहाँ पे, वो एक आपके लिए बेसिक नींव रखता है। तो वहाँ पे आप जितना बेहतर सीख पाओगे, जितना अच्छे से आप वहाँ पे पढ़ाई करोगे, उतना ही आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। आप आगे आके उस चीज़ को और एडवांस लेवल पे पढ़ के फिर आप एग्ज़ाम्स जो आते हैं, एग्ज़ाम्स दे के आप एग्ज़ाम निकाल सकते हो। तो लॉ की, उसके बाद लॉ की डिग्री लेनी पड़ती है उसको? नहीं, लॉ की डिग्री के बाद फिर आप क्या कहते हैं एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये अभी फ़िलहाल सुप्रीम कोर्ट में लेटेस्ट ये मामला चल रहा है। अभी 3 साल की प्रैक्टिस उन्होंने लगा दी है कि मिनिमम आपको लॉ का ग्रेजुएशन के बाद 3 साल की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप जुडिशल सर्विसेज का एग्ज़ाम दे सकते हो। अभी फिलहाल नहीं चल रहा? अभी नहीं था। जो मैंने वैकेंसी फिल करी थी ये इस जजमेंट के आने से पहले की वैकेंसी थी, तो इस वजह से मेरे को इस रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ी कि मुझे 3 साल की प्रैक्टिस चाहिए। तो आने वाले बच्चों के लिए कठिन रहेगा 3 साल प्रैक्टिस करना? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आने वाले बच्चों के लिए हो सकता है
3 साल की प्रैक्टिस रेगुलर हो सकती है। अभी केस चल रहा है, शायद ये रूल रेगुलेशन लागू हो जाएगा, लेकिन मलिक साहब को ये ज़रूरत नहीं पड़ी, इनको ये हो गया क्योंकि अभी ये रूल लागू नहीं हुआ है। ठीक है, अभी आपने पढ़ाई की, चलो ये पहला प्रयास था। जी हाँ, ये मेरा पहला ही प्रयास था। ये जैसे आपने चलो एग्ज़ाम दे दिया, चलो फॉर्म फिलअप किए, आपका पहले प्रयास में हो गया, कितना कठिन है ये? ये लंबी जर्नी है, ये एक एग्ज़ाम नहीं किया आप गए एक दिन आपने एग्ज़ाम लिख दिया और आपका सिलेक्शन हो गया। ये भी आपका तो पहले प्रयास में हो गया। 3 फेज़ में एग्ज़ाम रहता है ना, ये भी जैसे साल भर की कंप्लीट जर्नी रही है ये भी मेरी। मैंने 2025 में एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया था, उसके बाद प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हुआ था, फिर मेंस का एग्ज़ाम लिखा मैंने, फिर मेरा इंटरव्यू हुआ, उसके बाद फिर मेरा सिलेक्शन हुआ है। ये एग्ज़ाम देने का फॉर्मेट है कि एग्ज़ाम आपका 3 फेज़ में होगा। प्रीलिम्स में पहले आपको देना पड़ेगा, फिर उसमें से बच्चे सेलेक्ट होंगे, फिर उनको मेंस देना पड़ेगा, फिर उसमें से बच्चे सेलेक्ट होंगे, फिर उनको इंटरव्यू देना पड़ेगा, फिर फाइनल मेरिट बनती है। तो ये एग्ज़ाम का प्रोसेस है। और जो मैं 3 साल की बात कर रहा हूँ वो एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है मिनिमम। अमनदीप मलिक गतौली गांव से जुलाना विधानसभा क्षेत्र से मेरे साथ खास बातचीत मौजूद हैं, और इनके पिताजी हमारे साथ जोगिंदर मलिक हैं। इनसे बातचीत करें, इनके दादाजी हैं, इनसे भी बातचीत करें, इनकी माताजी, दादाजी, सारा परिवार मेरे साथ खास बातचीत में मौजूद है। और मैं सैल्यूट करता हूँ अमनदीप को। गतौली गांव काफ़ी बड़ा तो गांव है, लेकिन जज लगने इतना आसान नहीं है। वो कहते हैं ना, दलदल ही सही पैर जमाए रखना, हाथ खाली सही पर उठाए रखना। कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुकता? अरे साहब, बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखना। आप बर्फ जमने से पहले ही भाग जाते हैं मैदान छोड़ के, लेकिन अमनदीप मलिक ने बर्फ जमने तक हौसला बनाए रखा। इनको पता था सर्दी आएगी और बर्फ जमेगी और छलनी में पानी रुकेगा, अपना काम निकल जाएगा। ये हौसला चाहिए आप लोगों में। चाहे आप बिजनेस कर लीजिए, चाहे दुकानदारी कर लीजिए, चाहे खेती कर लीजिए, चाहे पशुपालन कर लीजिए, चाहे IAS IPS कर लीजिए, चाहे जज लग जाइए, साहब हौसला और पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये नहीं तो कभी नहीं हो सकते। और ये 21वीं सदी है बॉस। अगर आप भी नहीं कर पाए और अब भी आप गरीब रह गए तो ज़िंदगी भर गरीब रहेंगे, आपका भगवान भला नहीं कर सकता, क्योंकि 21वीं सदी है ये। और आपके बच्चे भी आपसे पूछेंगे करोड़ पकड़ के, आगे बापू कहाँ सोया हुआ था? 21वीं सदी में पैसे की बरसात हो रही थी और तू चादर तान के सोया हुआ था। अमनदीप, मैं सलूट करता हूँ, गाँव के बच्चे हो आप, और गाँव का परिवेश सबको भली बात ही बताया, खेती भी की होंगी, आपके पिताजी दादाजी आपने देखा भी होगा यहाँ का माहौल। अब भी गाँव में आते हो, सब कुछ देखते हो, पशुपालन है, खेती पर निर्भर यहाँ पे लोग हैं। इतना बड़ा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कोई इंजीनियर, कोई बड़े धनाढ़े घर से, कोई IPS IAS कोई बड़े इंजीनियर या कोई डॉक्टर के बेटे नहीं हो, एक सामान्य मध्य वर्ग से गांव से आते हो और जज लगना बहुत बड़ी उपलब्धि मानता हूं। मैं सलूट करता हूं, मेरे पास शब्द नहीं आपके लिए अमनदीप मलिक। अमनदीप, अब पिताजी से बात करेंगे सबसे, लेकिन मैं 2-4 मुद्दों पर और बात करना चाहता हूँ, क्योंकि बच्चे सभी देख रहे हैं। जो बच्चे जज लगना चाहते हैं तो क्या तैयारी करें? कौन सी किताब पे ज़्यादा फोकस रहेगा, और फोकस रहने के बाद पढ़ाई कितनी करनी पड़ेगी? आपने कितनी पढ़ाई करी, आपसे जानना चाहिए, कितने घंटे तक आपने पढ़ाई की? और इसके साथ साथ अखबार कितना पढ़ा आपने? अखबार की ज़रूरत होती है, नहीं होती? रोज़ा या आए दिन जैसे IPS IPS के लिए अखबार की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने किताब पढ़ी भी तो कौन सा राइटर को आप रेफ़र करेंगे, ये राइटर सबसे बेस्ट है और इसको आप लेके पढ़ सकते हो? ये हो जाना चाहिए। सर, सबसे पहली बात तो मेरा ये है कि मैंने कोई बुक रेफ़र नहीं करी है, क्योंकि लॉ है। अगर आप लॉ पढ़ रहे हो तो आप बेरेक्ट से पढ़िए। सबसे बेसिक चीज़ जो होती है, जिसमें से पूरा कंप्लीट एग्जाम का क्वेश्चन पेपर आता है, तो आप उसको जितनी बार रिवाइज करेंगे, आप उसको जितनी बार पढ़ेंगे, उतना आपका लॉ स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो आपके लिए सबसे बेसिक जो बोलते हैं बाइबल, अगर लॉ स्टूडेंट के लिए बोला जाए तो वो बेरेक्ट्स हैं लॉज की। NCERT नहीं भी NCERT वगैरह का रोल नहीं है, क्योंकि सर GK वगैरह हमारे एग्जाम बेस से शुरू से मजबूत करने के लिए, बेस के लिए बेस के लिए नहीं। अगर आपको लैंग्वेज स्ट्रॉन्ग करनी है तो न्यूज़पेपर एक बेटर ऑप्शन है, पर जैसे एग्ज़ाम के सिलेबस में GK का कोई पार्ट नहीं रहता जनरल स्टडीज़ का, तो इस वजह से NCERTs वगैरह का कोई खास रोल नहीं है लॉ के एग्ज़ाम, जुडिशरी के एग्ज़ाम में। कौन सी किताब पर? सर, मेरा बेरेक्ट्स पे ही फोकस था, जो लॉ की बेरेक्ट्स रहती हैं जिसमें लॉ की एग्जैक्ट लैंग्वेज लिखी रहती है, उन्हीं पे मेरा फोकस था, उन्हीं को मैं पढ़ता था बार बार, उन्हीं को मैं रिवाइज करता था। कोई ऐसे कोई बुक भी है जो बाहर से आपने रेफर की हो, इसको आप पसंद करते हो, वो आपने खरीदी, उस पर फोकस किया, भरोसा किया? नहीं सर, बुक्स वगैरह मैंने कोई एक्स्ट्रा बुक्स रेफ़र नहीं करी। लॉ की कोई बुक्स? लॉ की कोई बुक्स रेफ़र नहीं करी थी, मैं सिर्फ बेरेक्ट से ही रीड करता था, वही पढ़ता था। यूट्यूब से कितनी मदद ली आपने? यूट्यूब से भी मदद ली है, कुछ चीज़ें जो मुझे समझ में नहीं आती थी बेरेक्ट में पढ़ने में, तो मैं यूट्यूब पे सर्च करता था, मुझे लेक्चर्स मिल जाते थे तो मैं उनको देखता था,
तो जिससे मेरे को वो चीज़ें ईजिली समझ में आ जाती थी, फिर मैं खुद से रीड करता था। तो वो ये प्रोसेस रहता ही था कि मतलब जो चीज़ें समझना है तो उसके लिए इंटरनेट का, यूट्यूब का सहारा ले लिया जाए, क्योंकि बेटर ऑप्शन है वो आपके पास। यूट्यूब पे भी आप भरोसा कर सकते हैं। QIS IPS का बहुत इंटरव्यू किया लोगों ने, 80-80%, 100% यूट्यूब से सामग्री लेकर वो UPSC क्रैक कर गए। तो यूट्यूब बहुत अच्छा साधन है, लेकिन भरोसा कैसे करें? आप जो चीज़ें देख रहे हैं 1000 एक चीज़ आपने अगर उसमें डाल दी यूट्यूब पे, तो नेट के ऊपर वो 1000 चीज़ें आएंगी। कैसे भरोसा किया उन चीज़ों पे आपने? आपने डाला, वो पूरी लिस्ट निकला 1000 चीज़ों की। आपके लिए आपका स्मार्ट स्टडी का एक तरीका होता है। आपको सबसे पहले सिलेबस देखना चाहिए, जिस एग्ज़ाम की भी आप तैयारी कर रहे हैं। उस एग्ज़ाम का सिलेबस देखने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर देखने चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखे आपने, आपको पता चला कि ये सिलेबस का पार्ट है, ये इस तरीके की टॉपिक्स, इस तरीके के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आप फिर उस हिसाब से अपनी स्टडी अपने जो आपके पास मटेरियल अवेलेबल है, जो आपके पास लॉज अवेलेबल है, आप उसमें मार्क करते हैं चीज़ें, आप उसमें से पढ़ते हैं चीज़ें। जो चीज़ें आपको समझना है वो एग्जैक्ट की एग्जैक्ट चीज़ आप सर्च कर लीजिए। आपको वो एग्जैक्ट की चीज़ सर्च करोगे, आपको मिल जाती हैं उस पर समझाए हुए काफ़ी सारे ऑप्शंस, काफ़ी टीचर्स की वीडियोस मिल जाती हैं यूट्यूब पे। तो वो एक पूरा कंप्लीट इसी तरीके से प्रोसेस था, इसी तरीके से मैंने भी अपनी पढ़ाई करी थी। कितनी पढ़ाई की? 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, कितना कितना? सर मतलब मैं ऐसे नहीं बोल सकता, जैसे मैंने थोड़ी फेज़ वाइज पढ़ाई करी थी। जैसे प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था, तो पहले मैंने प्रीलिम्स के हिसाब से ही पढ़ाई करी, क्योंकि उसमें MCQ बेस्ड क्वेश्चंस आते थे ज़्यादातर क्या कंप्लीट पेपर वो MCQ बेस्ड ही रहता था। और जैसे मैंने स्पेशली गुजरात जुडिशल सर्विसेज दिया, तो उसमें एक लैंग्वेज पेपर भी होता था जिसमें गुजराती लैंग्वेज आती थी, तो मैंने गुजराती लैंग्वेज भी सीखी है। उसके बाद फिर मैंने उसका एग्ज़ाम दिया है। तो प्रीलिम्स के हिसाब से आपने प्रिपरेशन करनी है, तो MCQ बेस्ड है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाइए जो PYQ प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। आप लॉ को और अच्छे से थॉरोली रीड कीजिए, जो जो बेसिक पॉइंट, माइन्यूट पॉइंट्स हैं, जो फैक्ट्स पे बात करती हैं चीज़ें, आप उन चीज़ों को देखिए ज़्यादा। तो उस तरीके के क्वेश्चंस ज़्यादातर वो पूछते हैं प्रीलिम्स में। फिर मेंस के लिए स्पेसिफिक आपको तैयारी करनी है, तो सब्जेक्टिव टाइप, डिस्क्रिप्टिव टाइप आंसर्स आपको लिखने पड़ते हैं, तो जिसमें कि आपको पता होता है लॉ, अगर आप बहुत थोरोली पढ़ चुके हो कि क्या क्या लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या लॉज हैं, स्पेसिफिकली टॉपिक्स हैं उसमें जो जो इम्पोर्टेंट हैं ज़्यादा, तो आप उनका एक डिस्क्रिप्टिव, एक मॉडल टाइप आंसर प्रिपेयर कर लीजिए। उसी को आप पढ़िए, उसी को आप बार बार याद कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प लीजिए, क्योंकि उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हो जाते हैं। तो इसी तरीके से मेरी स्टडी रहती थी। उस टाइम पे भी मैं मेंस के लिए जब मैं पढ़ता था, तो मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था। मैंने प्रीलिम्स का रिजल्ट आने के बाद अपनी स्पेसिफिक मेंस रिलेटेड प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी, तो लगभग मेरे पास 1.5 महीना था। तो उस 1.5 महीने में मैं मतलब रोज 10 से 12 घंटा पढ़ता था उस पीरियड में। यानी कि जरूरी है 10 से 12? मतलब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, मैंने बताया मेरी प्रिपरेशन अलग रही है। अगर आप स्टार्टिंग से एक फुल एग्ज़ाम व्यू प्रिपरेशन, जिसमें आप मेंस प्रीलिम्स सब एक ही साथ इंक्लूड करके चलते हैं, तो आप रेगुलर बेसिस पे डिसिप्लिन वे में पढ़ेंगे तो 5 से 6 घंटा दिन का काफ़ी होता है, मतलब सफिशिएंट। क्योंकि अगर आप कोचिंग भी अगर कहीं आप ले रहे हैं साथ। कोचिंग की बातचीत करी, कोचिंग भी लिया? हाँ जी, मैंने कोचिंग ली थी। मेरी कोचिंग वैसे 2 साल की थी, मेरी कोचिंग कंप्लीट नहीं हुई थी, उससे पहले मेरा एग्ज़ाम निकल गया था। तो 1-1.5 साल मैं कोचिंग रेगुलर गया हूँ, जब तक मतलब मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला था, प्रिपरेशन में कर रहा था। इस वजह से कोचिंग जरूरी? नहीं, ऐसा नहीं है कि कोचिंग ज़रूरी है। आप वही बोलते हैं सर, स्मार्ट स्टडी करने का एक तरीका होता है। अगर बच्चे को खुद चीज़ें देख के, खुद समझ में आ रहा है कि एग्ज़ाम में निकाल सकता हूँ, उसको कॉन्फिडेंस है, वो खुद आइडेंटिफाई कर पा रहा है चीज़ों को, तो कोचिंग की कोई खास ज़रूरत नहीं है। वो लॉ पढ़ पा रहा है, क्योंकि देखा जाए तो सोर्सेज तो बहुत सारे अवेलेबल है, पर उसको छांटना, तो वो बच्चा अगर खुद से आइडेंटिफाई कर पा रहा है तो उसको कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी एक हेल्प के तौर पे अगर आप देखें तो कोचिंग हेल्पफुल तो है ही, मतलब अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। इस दरमियान आप जब पढ़ते थे तो सेपरेट ही या फिर परिवार के साथ में? नहीं सर, मैं तो दिल्ली में ही पढ़ाई करी है अपनी जुडिशरी सर्विस एग्ज़ाम की, तो मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रहता था वहीं पे। आपने ये पढ़ाई की, उस दरमियान कभी आपको डिप्रेशन ज़्यादा हो गया, भाई अब तो हम माइंड फ्रेश के लिए, तो क्या कोई फिजिकल गेम करते थे या फिर सोशल मीडिया या टीवी देखना है, फिल्म देखना, क्या मतलब घर वालों से गपशप करना, या फिर फिजिकल कोई क्रिकेट वगैरह या कोई जिम वगैरह? सर मैं अपने फ्रेंड सर्कल के साथ वहाँ पे रहता था, तो जब भी मुझे ऐसा कुछ बहुत प्रेशर फील होता था या
मुझे लगता था कि यार नहीं हो पा रही हैं चीज़ें इस तरीके से, तो मैं उनसे डिस्कस करता था, बातचीत करता था। बातचीत करने के बाद अपने आप रेजोल्यूशन निकल जाता है चीज़ों का। तो मेरे लिए बेस्ट तरीका था कि मैं अपने दोस्तों से बातचीत करके उस चीज़ का सॉल्यूशन निकालूं। तो मेरे दोस्तों का काफ़ी हेल्प है मतलब मेरी इस सक्सेस में। मतलब मम्मी पापा मम्मी पापा का तो है ही सर, मम्मी पापा को तो क्या कितनी देर बाद किया जाएगा। मम्मी पापा से भी काफ़ी बातचीत होती रहती थी क्या 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 कहते थे? हो जाएगा? कि हाँ पॉजिटिव ही रहते थे सर। आपने कभी ये अभी सोचा आपने कि पहले प्रयास में मैं सफल हो जाऊंगा? अगर वास्तव में आप इस पहले प्रयास में इसमें अगर सफल नहीं होते आप, तो क्या फिर रिएक्शन रहता आपका? सर पहले दिन जब कोई बंदा प्रिपरेशन स्टार्ट करता है या फिर वो एग्ज़ाम देता है, उसको आखिरी तक नहीं पता होता कि वो सक्सेसफुल हो पाएगा, क्योंकि ये सब चीज़ें उसके हाथ में नहीं है, उसके हाथ में सिर्फ प्रिपरेशन करना है। तो मैंने भी ईमानदारी से प्रिपरेशन करी थी अपनी। रिज़ल्ट जो आया वो मेरा थोड़ा हार्डवर्क का रिज़ल्ट था, मेरा लक मेरे साथ था उस टाइम पे। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स रहते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही फैक्टर हार्डवर्क हो गया कि जिसकी वजह से आपका निकल जाएगा एग्ज़ाम। तो वो सारे फैक्टर्स को इंक्लूड करके यही बोलना है मेरा कि मतलब सिर्फ यही कि एग्ज़ाम्स वगैरह मतलब आप देते हैं तो उसमें एक ही फैक्टर का रोल नहीं रहता। हार्डवर्क तो किया ही था, मम्मी पापा का भी साथ में रोल। अगर नहीं होते तो क्या ऑप्शन दोबारा फिर? हाँ दोबारा आगे कंटिन्यू करते और एग्ज़ाम्स देते। 3 साल हो गए। 3 साल का वेट करते सर, फिर एग्ज़ाम देते। तो ये हमारे साथ अमनदीप मलिक हैं गतौली गांव से, जुलाना विधानसभा क्षेत्र जींद जिले से। और इस बच्चों को सलूट करता हूं मैं, मलिक साहब को, क्योंकि ये गॉड गिफ्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन मेहनत इतनी करते हैं साइलेंट तरीके से कि लोगों को अगले को पता नहीं चल पाता कर क्या रहे हैं। कई लोग तो ताने वाने मारने लग जाते हैं, इतना बड़ा होगा शादी कर दीजिए, या बच्ची बड़ी होगी शादी कर दीजिए। उनको ये नहीं पता है बड़ा धमाका करने वाले हैं ये। और जब लोगों को पता चलता है वो शॉक्ड हो जाते हैं, पता ही नहीं चला, ये तो यहीं घूमता था, ये तो वैसे ही पढ़ता था, कितना बड़ा कुछ करने वाला था। उसके बाद लोग कहीं ना कहीं दांतों तले उंगली दबा लेते हैं और ये अपना लोहा मनवाते हैं लोगों को। तो मैं सलूट करता हूँ। अच्छा, ये जो अभी सारा अभी अगर कितने आपको ये अटैम्प्ट मिलते हैं ये जज के? इसमें सर कोई स्पेसिफिक नहीं है। फर्स्टली तो उम्र है 32 इयर्स तक शायद रहता है मैक्सिमम, 32 इयर्स तक आप दे सकते हो। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट सर्विसेज हैं सर, ये तो स्टेट टू स्टेट डिफर करती रहती है। जैसे गुजरात जुडिशरी की अगर मैं बात करूँ तो उसमें 32 इयर्स हाईएस्ट एज है, उसके बाद आप एग्ज़ाम नहीं दे सकते हो। ये 32 एज चली गई, तो वो प्लान बी के लिए क्या करें? बहुत सारे ऑप्शन है सर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का भी एग्ज़ाम होता है अगर लॉ फील्ड के लिए बात करें। असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का एग्ज़ाम होता है। बाकी सारे और भी बहुत सारे अलग तरीके के एडिशनल एग्ज़ाम्स होते हैं, जिसमें बैंकिंग के एग्ज़ाम्स भी आ जाते हैं जो लॉ फील्ड के लिए स्पेसिफिक होते हैं। IBPS SO का एग्ज़ाम होता है, सेबी लॉ असिस्टेंट मैनेजर का एग्ज़ाम होता है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, ऐसा नहीं है। तो मतलब एग्ज़ाम्स आप देते रहेंगे तो आपका कहीं ना कहीं ज़रूर सक्सेसफुल हो जाते हो आप। तो मलिक साहब ने ये भी बता दिया साथ साथ, कई बच्चे बड़े मायूस हो जाते हैं, मेरा एम था जज लगना या फिर IAS IPS बनना, अब असफल हो गए, नहीं हो पाया। तो उसके लिए कभी अंधेरा नहीं होता, सारे रास्ते कभी बंद नहीं होते। एक रास्ता बंद होता तो भगवान 4 दरवाजे खोल देता है। और ये मलिक साहब ने आपके सामने बता दिया है, 4 5 6 ऑप्शन आपके लिए। अगर कोई जज बनना चाह रहा है, वो नहीं असफल हुआ, तो आप ये भी कर सकते हैं। अच्छी खासी जॉब है और अच्छा मान सम्मान की जॉब है ये। मलिक साहब आपके पास दोबारा होता, पहले पिताजी से बातचीत करेंगे। जी जोगिंदर जी, मलिक साहब गांव में पढ़े लिखे, गांव में रहे आप, आपके पिताजी हमारे साथ बैठे हैं। यहाँ कितने साल पढ़ के गए आप गाँव में? मेरी तो मैक्सिमम एजुकेशन गांव से ही रही। 10th भी गांव से की थी मैंने। देन मैंने ITI किया था, वो मैंने मंडी आदमपुर हिसार से किया था। उसके बावजूद मैं कुछ प्राइवेट सेक्टर में भी काम किया था। फिर मैं ITBP में जॉब लग गया था, रेडियो टेक्नीशियन वायरलेस में। पुराने ज़माने में आदमपुर पहुँच गए, तो आपके पिताजी पढ़े लिखे? हाँ, पापा जी हमारे टीचर थे। इन्हीं के मार्गदर्शन पे, इनकी गाइडलाइन पे ही हम उस फील्ड को चूज़ किया है। और दोनों ही भाई, हम वहाँ पर डिप्लोमा हो गया था हमारा मंडी आदमपुर से। और देन फिर हम दोनों ही वायरलेस में जो रेडियो टेक्नीशियन के पद पर चयनित हुए थे। खेती बाड़ी सब कुछ संभाला होगा? बिल्कुल साहब, खेती पिताजी के बैत भी खाए होंगे पुराने ज़माने में। हाँ,
ये तो नेचुरली है, वही बैतों की आज अब आप बड़े शरारती भी थे पुराने ज़माने में। देखो बच्चा कोई भी हुआ शरारत तो होती है और उस इसलिए पनिशमेंट भी मिलती है, तो पिटाई तो मिलती ही मिलती है। वो पिटाई का नतीजा है जो आज इस लेवल पे बैठे। लेकिन आप पढ़ के ज़्यादा खुश नहीं थे उस समय। आप शरारती थे, आप पढ़ना नहीं चाहते थे। गुरुजी मेरे साथ बैठे थे, पूछेंगे बाद में, कितने पैसे मारते थे? देखो बचपन में बच्चे का मन क्या होता है, खेल की तरफ, और पेरेंट्स का क्या होता है कि बच्चे को मोटिवेट करना है, उसको डांटना है या उसको मार्गदर्शन कैसे करना है, वो पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन दादाजी की इच्छा पूरी आपके पिताजी की आपने नहीं की। IAS IPS या कोई जज बड़ा जो मतलब सर्विस होनी चाहिए थी, तो आप नहीं कर पाए, वो पोते ने पूरी कर दी करने का। बिल्कुल 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 साहब। देखो हमारे लिए उस समय की सिचुएशन में हमारे पेरेंट्स ने, मेरे मम्मी पापा ने जो हमारे लिए किया, हम उस चीज़ को बयान नहीं कर सकते, क्योंकि वो समय ऐसा था कि केवल अपने गुजर बसर के लिए, रोटी के लिए, खेती बाड़ी से, पापा जी की सर्विस से, यानी एक जो सोर्स थे वो लिमिटेड सोर्स थे। मुझे आज भी याद है, मैं प्राइमरी स्कूल में जाता था तो मेरा जो पजामा था, तो पजामे पे जो मम्मी वो टाँकी लगाती थी, हाँ थेगली लगाती थी। वो मुझे आज भी याद है 5वीं क्लास तक। फिर 5वीं के बावजूद तो मुझे अच्छे कपड़े प्रोवाइड किए पापा ने। वो भी पापा ने, मम्मी तो फिर भी तेग नहीं लगा देती 5वीं के बाद। मलिक साहब, ये कीड़ा कहाँ घुसा आपको? जज ही बनना है मुझे, किसका क्या, कैसे सोचा? सर वो सराउंडिंग्स का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे जब मैं कॉलेज में गया था, जब अपना एग्ज़ाम निकालने, कॉलेज में फ्रेंड सर्कल ऐसे थे कि मतलब हम लोगों का पहले से डिसाइड हो गया था कि हम सबको मतलब एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अच्छे लेवल का क्लियर करके फिर IAS IPS के नहीं हुआ? नहीं सर, मेरे कुछ दोस्त हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं UPSC सिविल सर्विसेज के लिए भी। ऐसा नहीं है, कॉलेज के ही फ्रेंड हैं वो भी। पर इसी लाइन में जाना है। हाँ, मुझे जुडिशरी, मुझे ये था कि अगर मैंने 5 साल एक चीज़ को दिया है तो मुझे लाइफ में आगे उसी लाइन में कुछ करना है। मैं कुछ अलग हटके कहीं और नहीं जाना चाहता था। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि अगर मैं उसी लेवल के लिए देखूं जो IAS IPS का लेवल होता है, तो मेरे लाइन में जुडिशल सर्विसेज एक बेटर ऑप्शन है। तो इस वजह से मैंने जुडिशल सर्विसेज को ऑप्ट किया। ये सर्विस सेम कैटेगरी है उसमें? सेम तो नहीं कहेंगे सर, वो मतलब सेंट्रल लेवल एक जुडिशरी, जैसे हमारे पूरे डेमोक्रेसी के 3 पिलर होते हैं सर, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो जुडिशरी एक अलग पार्ट हो गया, IAS IPS इज ए पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव, तो वो अलग चीज़ें हो गई दोनों। तो आप कंपेयर नहीं कर सकते कि किसकी पावर ज़्यादा है, किसकी क्या है, कौन ओवरलैप कर रहा है कहाँ पे, क्या कौन किससे ऊपर है, कौन किससे नीचे, क्योंकि ये अलग है, अपने आप में सेपरेट है। अगर कोई बच्चा +2 से ही जज के मतलब इसमें लॉ में जाना चाहता है और ये तैयारी करना चाहता हो, क्या करें +2 सर सबसे पहले तो अगर आपको लॉ की डिग्री चाहिए तो इंडिया में सबसे बेस्ट ऑप्शन है, आप क्लैट का एग्ज़ाम दीजिए, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट का। उससे आपको इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में जाने का मौका मिलेगा जो आपको लॉ की पढ़ाई कंप्लीट करवाएंगे। तो उसके बाद फिर आपका ऑप्शन है सर कि आप जुडिशरी करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, आप कीजिए, आपके पास ऑप्शंस हैं। कॉलेज में रह के भी तैयारी कर सकते हैं। कॉलेज में भी काफ़ी सारे कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो स्पेसिफिकली इसी तरीके का प्रोग्राम करवाते हैं जिसमें आपको आगे जुडिशरी में हेल्प मिलेगी। इस तरीके से रिजल्ट आया, सबसे पहले किसको बताया अपने घर में? आपका रिएक्शन क्या था उस समय? आप दिल्ली थे या घर पे? सर मैं दिल्ली में ही था, अपने दोस्तों के पास ही था उस समय। रिएक्शन था रिजल्ट आया उस समय? सर बहुत खुश था मैं, मतलब नहीं सर, रोना होना तो नहीं था, खुश था मैं बहुत। तो कि मतलब फोन उठाया किसके पास घर पे? सबसे पहले मैंने मम्मी के पास किया था। मम्मी के पास से फिर मम्मी का क्या रिएक्शन? मम्मी का भी यही रिएक्शन था, बहुत खुश थी मम्मी भी कि हो गया लड़के का सिलेक्शन। अमनदीप, माता जी से बात करेंगे। क्या नाम है? नीलम देवी जी। नीलम देवी जी, शरारती था बचपन में? नहीं जी, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं छोटे वाला पीछे बैठा हुआ था जी। तो वो इनके साथ अमन मलिक के साथ कुछ मारपीट ज़्यादा? बिल्कुल इन दोनों भाइयों की बिल्कुल अच्छी बनती है इनकी, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं किया इन्होंने। अच्छा, दादी जो थेकड़ी लगा के दोनों बेटों को स्कूल भेज देती थी, आपने भी कभी ऐसा? नहीं सर, मैंने नहीं किया। अमनदीप, कभी अभाव पैसे का इस जर्नी में आपका कभी अभाव पैसे का हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जी बिल्कुल, मेरी सारी जितनी भी इच्छाएं ज़रूरतें थी वो उन्होंने बिल्कुल सारी पूरी करी हैं। लेकिन पिताजी का भाव रहा है कि उस जमाना तो ऐसा था, थोड़ा सा पैसा मिलता था, पिताजी इतना बड़ा परिवार को पालते थे उस समय, तो क्या कहेंगे जी बेटों के लेके? कभी सोचा था मेरा बेटा अमनदीप मलिक कुछ इतना बड़ा करने वाला है?
लगता था सर, इसके शुरू से ही मतलब पढ़ाई में होशियार था ये। तो पीछे छोटा बेटा बैठा है, उसका क्या लगता है? वो भी ठीक है सर। पीछे पीछे आ रहा है। जी, तो कभी अभी लाइन पे चला हुआ अभी। हाँ जी। तो कभी ऐसा महसूस हुआ कि अभी बेटा 3 साल का पीरियड निकल गया, कभी ना कर पाए, कभी आपने कभी महसूस, कभी फोन पे ऐसे कहते थे कभी? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। तो कभी ये पूछते थे उधर दिल्ली बेटा क्या कर रहा है, होगा नहीं होगा क्या कुछ? वो डेली फोन होता था हमारा, मैं ही मिलाती थी बेटे के पास। तो घी और गूंद गांद बना के दे देते? जी बिल्कुल। क्या बात है, ये हरियाणा के लोग हैं, गूंद और घी तो पक्का लेके जाएंगे अपने साथ। ये इतना देख लीजिए, ये जज साहब के लिए गूंद और घी तो पक्का। और फिर बाहर के जो अदर स्टेट के होते हैं बड़े बड़े चाव से खाते हैं, क्योंकि अदर स्टेट में गूंद और घी को ज़्यादा महत्व नहीं दिया जाता। चूरवा और घी और गूंद वगैरह का अदर स्टेट में, पंजाब और राजस्थान और हरियाणा को छोड़ के बाकी ज़्यादा रेफर नहीं होता, इन चीज़ों को मानते कम है। पूरे गाँव ने सम्मान किया है बेटे का, कैसा लगा? बहुत खुशी हुई साहब। दोनों ही गांव के सरपंच मौजूद थे, सामड़ो भी और गतौली भी। क्या बात है, दो गाँव ने सम्मानित किया है। मलिक साहब कैसा लगा इतना बड़ा आपका भव्य सम्मान समारोह? सर मेरी उम्मीदों से तो काफ़ी मतलब ऊंचा था, अच्छा था कि मतलब मैंने तो इतना सोचा नहीं था। तो अभी अब जज बने हैं तो वादा कीजिए कि IAS IPS के साथ भी हम इंटरव्यू में ये वादा करके जाते हैं कि कभी किसी पीड़ित को सबसे पहले उनको ही न्याय मिलेगा। नहीं आजकल तो ऐसा काम है, अपना काम बनता और भाड़ में जाए चलता। साहब कुर्सी मिल गई, पावर मिल गई और फिर 20-50 साल तक मज़ा लीजिए, फिर अब वहाँ से चले जाइए विदा होके। कोई गरीब दबा कुचला रोज़ चक्कर काटते हैं, दिहाड़ी मजदूर दिहाड़ी छोड़ के ऑफिसों के चक्कर काटते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। और कोई रसूखदार व्यक्ति पैन कागज टाई वगैरह डाल के अपने काम निकाल के चलता बनता है, और वो रोज़ ये नहीं सोचता वो पीछे बैठा है उसका भी काम हो जाए। तो ऐसा कभी जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मैंने इतना ऊंचा पद संभाला है तो जाहिर सी बात है कि अगर मेरे को अथॉरिटी मिल रही है तो उसके साथ मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही रहेगी। तो मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ईमानदारी से, और जो मेरा काम है न्याय करना, मैं उसको बहुत ईमानदारी से और बहुत अच्छे तरीके से करने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है जी? सुबह सिंह। सुबह सिंह टीचर कौन से सन में रहे? मैं जी 2008 में रिटायर हुआ, मई 8 में। कितनी उम्र होगी? मेरी 79। लगभग 80 साल उम्र है। तो कभी बेटों के पास चले जाते हो, कभी गाँव में रहते हो? मैं गाँव में रहा, हरदे जी में पीछे ही कहीं 1.5 साल पहले लकवा बन गया सीतादी का, उस टाइम ये साथ में उठा दे गए वहाँ पर। वहाँ मन नहीं लगता आपका? मन तो भाषा नहीं मिलती। गांव के लोगों की बड़ी समस्या होती है बुजुर्ग की, बोलो अब वहाँ मर जाएंगे 1 साल में और यहाँ 12 साल जिंदा रहेंगे, वहाँ मत ले जाओ, अकेले रहेंगे, लेकिन यहाँ गांव में रहेंगे। गांव में लोग वाग है, ताश खेलना, खेतों में घूमना। कैसा लगता है जी पोते ने झंडे गाड़ दिए? बड़ी अच्छी बात। मैं तो जी सही पूछो ना, तो मैं कोई काम हक से गलत होता था ना, उसे अड़ता था, फिर यूँ कहते थे भाई ये कानून है, मानने का नहीं। तो मैं तो ये कहता हूँ ये लक्षण में इसी में हो गया पोता में। हाँ, किसी गलत काम नहीं करे, मोटे मन किया ना, गलत किया ना, किसी का गलत उठा। हमारा भाई कुलबीर सिंह डिप्टी स्पीकर भी रहा और मंत्री भी रहा, वो भी आज दो मानता मेरा। अच्छा मास्टर जी, आपने मास्टरी की, बेटों को पढ़ा के लिखा के अपने पैरों पे खड़ा किया, तो कभी सोचा था भाई ये आपकी इच्छा पोते पूरे करने वाली है, कभी ऐसा? हाँ ठीक, फिर हमारे कोई सर कहेगा वो लड़की का, पहले मैंने पोती का था, पोती वाला नहीं बात बनी, फिर मैं हाँ यूँ ये पूरा कर दे। मैं तो ये जिस दिन इसका रिजल्ट मिला तो उस दिन ये हो गया, परमात्मा कुछ तो करे मेरे लिए, मेरी आत्मा शांत हो जाए। क्या कहेंगे जी, क्या नाम है? मेरा उमरपति। उमरपति। तो पोते ने तो झंडा गाड़ दिया पूरा ही? हाँ गाड़ी दिया, घनी ऊंची कर दी। गाड़ी ऊंची कर दी। हाँ घनी कर दी। तो आप भी बता दीजिए सर बस यही कि अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे, प्रिपरेशन करोगे, तो वही है कि बोलते हैं ना, जो मेहनत करता है लक भी उसी का साथ देता है। तो उसी के साथ मतलब मैं बोलना चाहता हूँ कि जो भी मेहनत करता है, ईमानदारी से अच्छे से थोड़ा समय देता है पढ़ाई को, तो उसका सिलेक्शन या फिर वो ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ज़रूर कामयाब होता है। यही मेरा कहना है। गांव के दोस्त हैं? गांव के तो खैर मेरे दोस्त नहीं है। तो जानते हो? नहीं, गांव में नहीं जानता मैं दोस्त। हाँ बाहर की दोस्त है मेरे से। तो हमारे साथ ये अमनदीप मलिक का परिवार खास बातचीत बना हुआ था, और ये जज लगे हैं
बड़ा अच्छा लगा बातचीत में। तो आप भी कर सकते हैं अगर वास्तव में कभी असफल हों या कुछ करने की ठान रखी है और फिर आप कहते हैं कि नहीं हो पाएगा, या फिर यारे प्यारे टांग खचाई शुरू कर देते हैं, रिश्तेदार या गांव के या इधर उधर के ताने लगाने शुरू हो जाते हैं, तो ये सोच लेना आप सफल होने वाले हैं और सफलता के नज़दीक हैं। आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, अगर कभी ऐसा लगे तो अमनदीप की ये स्टोरी देख लेना, आपको हौसला मिलेगा, आपको बल मिलेगा। अगर अमनदीप कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकते। सूरज उदय हो चुका है, खड़े हो जाइए और लग जाइए अपनी तैयारी में। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।